अक्सर न्याय तक पहुंच के अधिकार की बातें होती रहती हैं। न्याय तक पहुंच के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और न्याय तक पहुंच के अधिकार से संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस, पैटर्न उठाकर जरूर आप लोग देखा करिए, समझा करिएगा। तो न्याय तक पहुंच के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है। तो मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो याचिकाकर्ता ने बार बार खारिज होने के बावजूद औद्योगिक न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय सहित कई मंचों पर कदाचार के आधार पर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी है। और सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिकाओं को खारिज करते हुए फॉर्म शॉपिंग के लिए उस पर जुर्माना लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि न्याय तक पहुंच का अधिकार एक मूल अधिकार अनुच्छेद 21 है, परंतु यह निरपेक्ष नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनावश्यक याचिकाओं से न्यायिक समय बर्बाद होने एवं न्याय में देरी होने के साथ विधिक प्रणाली की शुचिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्याय तक पहुंच के अधिकार पर न्यायिक निर्णय। अनीता खुशवाह बनाम पुष्पा सदन 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि न्याय तक पहुंच अनुच्छेद 21 और 14 के तहत एक मूल अधिकार है और इसके द्वारा न्याय तक पहुंच के लिए 4 प्रमुख घटकों की पहचान की गई। संविधान के भाग 3 में आप लोग मौलिक अधिकार देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। प्रभावी न्यायिक तंत्र, दूरी के संदर्भ में उचित पहुंच, त्वरित निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया तक सुलभ पहुंच। बुद्धि कोटा सुब्बाराव बनाम के परासरन 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जासूसी के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे एक सेवानिवृत्त नौसेना कप्तान की याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव के कारण उनके धोखाधड़ी के दावे को खारिज कर दिया और न्यायिक अंतिमता को बरकरार रखा और यह निर्णय दिया कि बिना नए साक्ष्यों के उच्च न्यायालय के फैसले को अंतहीन चुनौती नहीं दी जा सकती। अब बात आती है न्याय तक पहुंच के अधिकार से संबंधित प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, समानता के अधिकार की बात हो रही है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या न्याय तक पहुंच के अधिकार को शामिल करते हुए की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के विधिक संरक्षण पाने का समान अवसर मिले। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी शिकायतों के लिए न्यायिक उपचार प्रदान कर सकते हैं और इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या फिर अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित ना होना पड़े। इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना है। यह विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों पर केंद्रित है। अनुच्छेद 32 और 226। अनुच्छेद 32 और 226 पीड़ित पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जाकर न्याय तक पहुंच के अपने अधिकार को लागू करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 32 है ना, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। विधिक ढांचा की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ने समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए नालसा की स्थापना की। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पात्र समूहों में महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति, निम्न आय वाले व्यक्ति शामिल हैं, जिससे कमजोर आबादी के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। लोक अदालतें अधिनियम के अंतर्गत त्वरित एवं सुलभ विवाद समाधान उपलब्ध कराती है। टेली लॉ हाशिए पर स्थित समुदायों को विधिक परामर्श प्रदान करता है, जबकि ई लोक अदालतें उन लोगों के लिए पहुंच सुनिश्चित करती हैं जो भौतिक सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ हैं। लोकहित बात यानी पीएलआई की बात हो रही है। लोकहित बाद से सुने जाने के अधिकार का विस्तार हुआ है, जिससे न केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को अपितु जनहितैषी व्यक्तियों या संगठनों को भी अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु मामले दर्ज कराने की सुविधा मिली है। उदाहरण एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987, दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण पर दायर पहला लोकहित बात था ये पीएलआई। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा।
अब आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।